ओके, सो सिरोसिस ऑफ लीवर, ओके, ये एक डिसऑर्डर लीवर का है। हम ऑलरेडी एनाटमी लीवर की बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है। और हमने ये भी देखा था कि लीवर में कफर सेल्स होते हैं, लीवर में हमारे बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि बिलीरुबिन को अनकॉन्जुगेट से कॉन्जुगेट में कन्वर्ट कर रहे थे। बाइल कैनकुलस सेल्स थे जो कि बाइल प्रोड्यूस कर रहे थे, बाइल को सिक्रीट कर रहे थे। और फिर ये सारा बाइल विद बाइल सॉल्ट्स एंड बिलीरुबिन, कंजुगेटेड बिलीरुबिन, ये सब मिक्स होकर गॉल ब्लैडर के पास जा रहा था और गॉल ब्लैडर रिलीज कर रहा था बाद में ड्यूडेनम के अंदर आफ्टर वंस क्रॉसिंग फ्रॉम द स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। अभी हम लोग देख रहे हैं कि और क्या क्या फंक्शन पर्टिकुलरली लीवर के हैं, क्योंकि सिरोसिस ऑफ लीवर में लीवर ही खराब हो रहा है, ना कि गॉल ब्लैडर, ना कि कोई और ऑर्गन। सो अगर लीवर में ही कुछ प्रॉब्लम आती है तो ऐसे कौन से फंक्शंस हैं जो नॉर्मली लीवर करता है जो कि अब नहीं कर पाएगा। ओके, सो गाइस, लीवर डिसीज वेयर लीवर सेल्स बिकम सिवियरली डैमेज्ड। तो ये आपका एक लीवर डिसीज है। ओके, सो इट्स अ लीवर डिसीज जो कि जिसमें आपका जो लीवर है, जो सेल्स है वो सिवियरली डैमेज हो जाते हैं एंड आर रिप्लेस्ड विद फाइब्रोसिस टिश्यूज। ओके, स्कारिंग हो जाती है। So liver disease where liver cells become severely damaged and they are replaced with fibrous. Ranjana, what is fibrous? स्कारिंग ना, स्कार टिश्यूज, मतलब उनमें अब इलास्टिसिटी, वो जो स्ट्रक्चर होता है वो सब खो देते हैं, हार्डनिंग हो जाती है। एग्जैक्टली कारण क्या है गाइस? हेपेटाइटिस, वायरल हेपेटाइटिस बी एंड सी, याद कर लो बी और सी। आज ही हम हेपेटाइटिस को भी कवर करेंगे। तो हेपेटाइटिस में भी आपका ए बी सी डी ई होता है, तो उसमें से बी और सी ही इकलौते दो ऐसे हैं जो कि लीवर सिरोसिस को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फॉर एग्जाम्पल देयर वॉज वन रिलेटिव, मेरे फ्रेंड के रिलेटिव थे, आंटी थी, लगभग 110 किलो की, इमरजेंसी में एडमिट हुई थी। और वो तब एडमिट हुए एम्स में, पंजाब से आए थे वो, मुकेरिया से। तो वो तब इधर एम्स दिल्ली तब लेकर आए उन्हें जब वो अनकॉन्शियस थी। तो वहां पे उन्होंने पूरा जो कैपिटल हॉस्पिटल जलंधर का, सब जगह इलाज कराया, लाखों लाखों रुपया लगाया, बट एट द लास्ट जब वो बात करना ही बंद कर गए, थोड़ा अनरिस्पॉन्सिव होना स्टार्ट हो गए, तो वो उनको एम्स दिल्ली में इमरजेंसी में एडमिट किया। 3 दिन तक वो वहां पर थे, कॉन्शियसनेस बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। तो बोल बाल के बेड दिलवाया, गैस्ट्रो वार्ड में आईसीयू में शिफ्ट किया, गैस्ट्रो AB2 में शिफ्ट करने के बाद 15 दिन वो रहे, उसके बाद एक्सपायर हो गए। अगर मैं उनकी जर्नी बताऊं, वो कभी अल्कोहल कंज्यूम नहीं किया, बट शी वाज हैविंग फैटी लीवर, क्योंकि उनको पहले हेपेटाइटिस था। तो हेपेटाइटिस का कोई कारण नहीं होता है, हेपेटाइटिस किसी को भी हो सकता है। तो उनको हेपेटाइटिस, वो भी एक बार नहीं, बहुत बार हुआ, ठीक हुआ फिर हुआ, ठीक हुआ फिर हुआ, जिसकी वजह से उनका लीवर फैटी हो चुका था। और वो फैटी लीवर, और उनका वजन भी बहुत ज्यादा, लगभग 110 किलो के आसपास थे, वो हिलते भी नहीं थे। और व्हेन आई सॉ हर इन इमरजेंसी, उनके अंडर आर्म्स में पूरा लेसरिएशन हो रखा हुआ है, पेरिनल एरिया में बिल्कुल लेसरिएशन हो रखा है, क्योंकि उनका एक ही बेटा था, 2 बेटे थी, विदेश थी बाहर। वो बाद में आए, काफी टाइम के बाद आए वो एम्स दिल्ली, जब उन्हें पता चला कि उनकी मदर की हालत इतनी क्रिटिकल है। तो बेटा ही था उनका, वो भी अनमैरिड। तो ऐसे तैसे उन्होंने हैंडल किया। और व्हेन आई सॉ हर, जब हम उनकी डॉक्टर को हिस्ट्री बताती थी मैं ना, क्योंकि मेरे रिलेटिव ही हो गए एक तरीके से वो। तो जब मैंने उनकी फाइल देखी तो उनको कितनी बार हेपेटाइटिस हुआ था, बहुत बार, मेडिकेशन, टीबी तक की दवाइयां उन्होंने खाई। उसके बाद अब तो वो बिल्कुल अनकॉन्शियस थे। फिर उनको जब आईसीयू में रखा गया तो वो वेंटिलेटर पे चले गए, उसके बाद वो रिवाइव ही नहीं हो पाए, वो डिटोरिएट ही रहे। तो गाइस, सिरोसिस ऑफ लीवर और ये फैटी लीवर जरूरी नहीं है शराब ही इसका कारण है, जो कि हम सोचते आए हैं आज तक। बट अकॉर्डिंग टू एनक्लेक्स, हेपेटाइटिस इज ऑल्सो अ बिग डील। हेपेटाइटिस काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अल्कोहल कंजप्शन इज ऑल्सो देयर, इंक्रीज फैट कलेक्शन इन द लीवर, ओबेसिटी, लगभग 110 किलो की थी आंटी। तो फैट कलेक्शन इन द लीवर, फैटी लीवर, ये भी एक कारण है। बाइल डक्ट का प्रॉब्लम, यानी कि गॉल ब्लैडर में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से वो जो लीवर सिक्रेशंस दे रहा है गोल ब्लैडर को, अब गोल ब्लैडर बोल रहा है भाई वापस मैं नहीं ले सकता, देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन इनसाइड मी, इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल एंड डायबिटिक। शी वाज डायबिटिक, आई एम नॉट श्योर, मे बी, ध्यान नहीं आ रहा। तो डायबिटीज का मुझे कोई आइडिया नहीं। ऑटो इम्यून अगर कुछ प्रॉब्लम है कि जिसकी वजह से बॉडी में इंफ्लेमेशन हो ही जाए, समझ नहीं आ रहा क्या कारण है। गाइस, ऑल दीज आर द कॉज ऑफ सिरोसिस ऑफ लीवर। इट्स द मोस्ट इजीएस्ट डिसऑर्डर, मोस्ट इजीएस्ट, क्योंकि लीवर के फंक्शंस हमें पता है वही एबनॉर्मल है, और यही इकलौता डिसऑर्डर ऐसा है जो पूरे के पूरे लीवर को हैंडल करता है। तो अगर आपने इस डिसऑर्डर को पढ़ लिया, आपको लीवर की एनाटॉमी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
सो लेट्स सी द रोल ऑफ लीवर। नंबर वन, मैंने बताया थे लोब्यूल्स होते हैं, फंक्शनल यूनिट होती है, हेपेटिक आर्टरीज होती है, 25% ब्लड सप्लाई जो है वो हेपेटिक आर्टरीज को मिलती है। वी हैव पेनक्रियास, वी हैव स्प्लीन, वी हैव स्टमक, वी हैव स्मॉल इंटेस्टाइन एंड ऑल द ब्लड गेटिंग इनटू द लीवर विद द हेल्प ऑफ हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। तो पोर्टल वेन जो होती है वही इन सब से ब्लड लेकर 75% जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है पोर्टल वेन का, वो किसको जाता है, लीवर को जाता है। तो लीवर को 100% जो ब्लड सप्लाई आती है उसमें से 25% हेपेटिक आर्टरी की होती है और जो रिमेनिंग 75% होती है वो पोर्टल वेन की होती है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड की होती है। बट दैट डीऑक्सीनेटेड ब्लड इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स बिकॉज दैट ब्लड इज कमिंग आउट फ्रॉम द स्प्लीन, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, सो that blood is not rich in oxygen but that blood is very rich in in your nutrients. Hepatic portal vein rich in nutrients, poor in oxygen, metabolize, detoxify, store and produces। तो ये काम होता है लीवर का, बट हम जिसे थोड़ा डीपली देखेंगे। ऑल राइट, इसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। दिस इज द बाइल, दिस इज द हेपेटिक आर्टरी, दिस इज द पोर्टल वेन। द two things will go inside this central canal which will open into the inferior vena cava, and the last structure which is basically the bile duct, this will the things will be collected, the bile juice will be collected into this bile duct and it will go to the liver. Next we have sinusoids जो कि spaces हैं और इन्हीं के अंदर कफर सेल्स होते हैं। इन कफर सेल्स के बारे में मैंने आपको बताया था, जितने भी गंदे बैक्टीरियाज आपके ब्लड में आ रहे हैं फ्रॉम द स्टमक, फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन, फ्रॉम द स्प्लीन, so they are going to eat that material, so they are acting as a macrophages, okay? And then after in the spleen we have old blood cells. Spleen will filter it and it will send to the liver. There will be destruction in the liver, okay, and the liver will be destroying it. The spleen will be destroying it and it will releasing into unconjugated bilirubin and which will be converted into the conjugated. कौन करता है ये? लीवर करता है। कैसे करता है? ऑक्सीडेशन करता है, एंजाइम्स का एक्शन करता है, जिसकी वजह से हीम और ग्लोबिन दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। हीम इज आयरन जो कि रीअब्सॉर्ब कर ली जाती है लीवर द्वारा, और जो आई एम सो सॉरी, ग्लोबिन रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है, बट हीम में आयरन और हमारा एक और प्रोडक्ट निकलता है पायलरी। व्हाट वाज दैट गाइस? एनी आइडिया? इट वाज, यस तृप्ति, यस गाइस, हाँ इट वाज समथिंग, हाँ प्रोटोपायलिन, प्रोटोप्रोपाइलिन जो है वो फर्दर रिलीज होता है और ये अब अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन में आता है, जहां से हम इसे कंजुगेटेड बनाते हैं और अब ये कंजुगेटेड बाइल में एंटर करता है, लीवर गॉल ब्लैडर में एंटर करता है, एंड देन आफ्टर ये बाइल बनकर जो है वो बॉडी में एंटर करता है डुडेनम के अंदर। ओके, सो वी हैव कफर सेल्स, वी हैव हीमोग्लोबिन। Okay, all right. Okay. Yeah. So old red blood cells remove the bacteria, conjugated से unconjugated में भी convert करता है, metabolism। ये ग्लूकोज को स्टोर करने में मदद करता है। So guys, excessive amount in the blood, okay, synthesized and stored as glycogen। तो अगर आप बहुत ही ज्यादा इंटेक ले रहे हैं ग्लूकोज का, आपकी बॉडी में बहुत ही एक्सेस में ग्लूकोज है जो कि ब्लड में घूम रही है, मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ मेरा जो ग्लूकोज है वो ब्लड में मूव करे, बिकॉज बैक्टीरिया बहुत ग्रो कर जाएंगे। इसीलिए जो इंसुलिन होती है वो जैसे ही आप देखते हो कि जैसे ही वो ग्लूकोज को ब्लड के अंदर देखती है, उसी पॉइंट पे इंसुलिन जो है वो चैनल्स को ओपन कर देता है, सेल्स के चैनल्स को, और जो जितना भी ग्लूकोज होता है वो सारा कहाँ एंटर कर जाता है? सेल्स में। लेकिन उसके बावजूद भी अगर बहुत ही ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज होता है तो लीवर क्या करता है? उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करता है। नेक्स्ट, और जब भी ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है ब्लड में, तब उसी ग्लूकोज को ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में तोड़ देता है। ओके, सो एट दैट टाइम द ग्लाइकोजन विल बी डिस्ट्रॉयड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो हमारा लीवर इस ग्लूकोज को किस फॉर्म में स्टोर कर रहा है? ग्लाइकोजन की फॉर्म में। और जब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम होगी तब यही ग्लाइकोजन टूट के क्या रिलीज करेगा? ग्लूकोज को रिलीज करेगा। कब? जब हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा कम होगी। नेक्स्ट, और क्या करता है लीवर? लिक्विड एंड प्रोटीन, बाय प्रोडक्ट क्या होता है प्रोटीन का? तो मेटाबॉलिज्म कर रहा है ये ग्लूकोज की। ओके, नेक्स्ट किसकी कर रहा है? लिपिड और प्रोटीन्स की। तो गाइस वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, नॉर्सेट का फेवरेट क्वेश्चन है अमोनिया। ये अमोनिया आप लोगों को मैंने पहले भी बहुत बार बताया है, फार्मा में भी बताया है, मैं दोबारा से अमोनिया का कंसेप्ट लेकर आई हूँ लीवर के अंदर,
गाइस जब हम प्रोटीन इंटेक करते हैं तो हमारी बॉडी इस प्रोटीन को, हमारा स्टमक, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोटीन को ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, पेप्सिनोजन कन्वर्ट करते हैं अमोनिया के अंदर. द एंड प्रोडक्ट of your protein is ammonia. Okay, and this ammonia is not good. Brain don't like ammonia. That's why God made liver, and liver responsible for converting this ammonia into your urea. Okay, so liver will convert the ammonia into your urea, and urea will be taken out from the body through the urine. ओके, सो यूरिन के अंदर आपको क्या मिलता है? यूरिया. कैसे बना प्रोटीन से यूरिया? अमोनिया. सबसे पहले अमोनिया बना जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट करके एंड प्रोडक्ट बना था. फिर ये अमोनिया पोर्टल वेन द्वारा लीवर के अंदर एंटर कर जाता है, और फिर लीवर इस अमोनिया को मेटाबोलाइज कर कर यूरिया में कन्वर्ट करता है, जो कि फर्दर इंफीरियर वीना कावा से लंग्स में, लीवर में, और फिर हेपेटिक आयोटा में, फिर किडनी में, और किडनी से कहा जाता है? बाहर, बॉडी से बाहर. इज इट क्लियर एवरीवन? डिड यू गेट द कंसेप्ट ऑफ अमोनिया? यस एवरीवन? परफेक्ट. ये कंसेप्ट आप बिल्कुल मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट, स्टोर. ओके मैम, आप भी तो बोला कि ये ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करता है. हाँ जी बिल्कुल, ये ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करता है गाइस. एंड इट ऑल्सो स्टोर vitamins, vitamin B12, डेका, ACED, इन सबको ये स्टोर करता है. रंजना, ये बात आपको पहले मालूम थी? नहीं ना? तो याद रखना कि लीवर विटामिन्स को स्टोर करता है, और आपको बहुत अच्छे से पता होगा विटामिन्स जरूरत पड़ती है विटामिन के वगैरह की इन केस ऑफ क्लॉटिंग. रिमेंबर, वारफरिन का एंटीडोट क्या होता है? वेरी गुड, विटामिन के. और हेपेरिन का? प्रोटामाइन सल्फेट. वेरी गुड. तो एग्जैक्टली, सो वारफरिन का एंटीडोट विटामिन के क्यों है? क्योंकि विटामिन के का काम क्लोटिंग में होता है. लेकिन अगर किसी का लीवर खराब हो गया है, विटामिन नहीं बन रहे हैं, तो अब क्लोटिंग क्या नहीं हो पाएगी? नहीं हो पाएगी. और पेशेंट क्या रिप्रेजेंट करेगा? ब्लीडिंग. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लीवर स्टोर्स अ लॉट ऑफ vitamins and fibrinogen is also responsible for clotting cascade. So remember this thing. Okay, digestion, we know that फैट की डाइजेशन में मदद करता है, पता है हमें, बाइल बनाता है. सो गाइस, मेटाबॉलिज्म क्या क्या करता है? ग्लूकोज, लिपिड, प्रोटीन. स्टोर क्या क्या करता है? विटामिन, आयरन, ग्लाइकोजन. डाइजेस्ट क्या क्या करता है? बाइल डाइजेस्ट में यूज होता है, तो बाइल को प्रोड्यूस करता है. How does it get there? Kupffer cells remove all the blood, all the RBCs, break it down into hemoglobin. Heme is converted into the iron and protoproylene and your globin, which is reabsorbed again. And this protopropylene is converted into bilirubin from unconjugated to conjugated. And now this conjugated bilirubin will be secreted out in the stool, and which will give the color of like brownish color. Okay, and if there is no bilirubin, if there is nothing, then what will happen? Patient will have jaundice and the color of the stool will be clay white. एक चीज और बताती हूँ, जब भी छोटे बच्चे होते हैं, न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं, उनके लीवर को मिच्योर होने में टाइम लगता है, और उसी को हम फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस बोलते हैं, बिकॉज वो अपने आप ठीक हो जाएगा धीरे धीरे वक्त के साथ, बट लेकिन अगर मदर को कंसर्न हो रहा है कि इसकी पोटी का कलर बड़ा अजीब सा है, तो द डॉक्टर विल बी, डोंट वरी, इट विल टेक सम टाइम एंड देन आफ्टर द स्टूल कलर विल बी गेट नॉर्मल. इन केस अगर बच्चे की पूरी बॉडी पीली पड़ी है और स्टूल का कलर भी क्या है रंजना? क्ले वाइट है लंबे समय के लिए, देन दैट इज अ पैथोलॉजिकल जॉन्डिस. तो स्टूल का कलर बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है यहाँ पे रोल, क्योंकि ये जो बिलिरुबिन बॉडी से बाहर आने वाला था, ये यूरिन का कलर और स्टूल का कलर देकर आने वाला था. लेकिन अगर अंदर ही है बॉडी के, तो डेफिनेटली स्टूल का कलर भी क्ले वाइट हो जाएगा. अब करते हैं प्रोडक्शन. ये क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं? बाइल भी प्रोड्यूस करते हैं. हाँ जी बिल्कुल, एल्ब्यूमिन. ओके, लीवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्ब्यूमिन. मैम लेकिन एल्ब्यूमिन तो ऑन्कोटिक प्रेशर मेंटेन करता है, वो तो ब्लड वेसल्स में पाया जाता है. बिल्कुल, जो हमारा ब्लड के अंदर ऑन्कोटिक प्रेशर जो होता है वो एल्ब्यूमिन द्वारा मेंटेन किया जाता है, और एक एक इंजेक्शन एल्ब्यूमिन के 5000 6000 के आते हैं. जिनका लीवर खराब होता है उन्हें ये इंजेक्शन चढ़ते हैं. ओके, स्टिल रिमेम्बर, कुछ रिलेटिव्स है हमारे, वो मुझे कहते हैं कि ना आप एम्स में जॉब करते हो तो एल्ब्यूमिन ले आना. मैंने कहा हाँ, मेरे चाचा जी तो एल्ब्यूमिन देते हैं वहां पे, जो मुझे फ्री में दे देंगे.
एल्बुमिन लॉकर की मेडिकेशन होती है, वो हाइपरटोनिक फ्लूइड होता है कंसंट्रेटेड, और जितने भी कंसंट्रेटेड फ्लूइड्स होते हैं वो सारे के सारे लॉकर में रखे जाते हैं, और एल्बुमिन भी लॉकर में होता है और गिनती होती है प्रॉपर उसकी। बट 4-5 हज़ार का होता है तो लोगों को लगता है कि शायद एम्स में फ्री मिलता होगा। एम्स के मरीज को फ्री मिलता है बट वैसे फ्री नहीं मिलता है, 4-5,000। तो दैट एल्बुमिन बेसिकली लीवर नेचुरली एल्बुमिन बनाता है, तो हम सब लोगों को अपनी लीवर की बहुत इज्जत करनी चाहिए है, वो नेचुरली एल्बुमिन बनाता है। और ये एल्बुमिन मेरे ब्लड वेसल में जो ब्लड है उसको कहता है आप यही रहो कृपा करके, दैट विल बी विद द हेल्प ऑफ ओंकोटिक प्रेशर। तो जो ओंकोटिक प्रेशर होता है हमारा वो एल्बुमिन द्वारा बनाया जाता है, और ये ओंकोटिक प्रेशर ब्लड को बोलता है यही रुक के रह, जिसकी वजह से जो ब्लड होता है वो सेल्स में नहीं जाता है, इंटरस्टिशियल स्पेस में नहीं जाता है, और एडीमा किसी प्रकार की स्वेलिंग नहीं होती है। लेकिन अगर आपका लीवर खराब है, देयर विल बी नो एल्बुमिन, देयर विल बी नो ऑन्कोटिक प्रेशर, सो द फ्लूइड द ब्लड विल कम आउट फ्रॉम द ब्लड वेसल्स इनटू द इंटरस्टिशियल स्पेस एंड इनटू द सेल व्हिच विल लीड टू एडीमा। इसीलिए लीवर सिरोसिस वाले मरीजों का पेट देखोगे तो असाइटिस हो रखा होता है उन्हें, उनके लेग्स में एडीमा होता है, बाजू में उन्हें एडीमा होता है, और वो लोग बहुत प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं। नेक्स्ट फाइब्रिनोजन, मैंने अभी अभी बताया फाइब्रिनोजन भी क्लॉटिंग फैक्टर के कैस्केड में रिस्पॉन्सिबल है, और लीवर फाइब्रिनोजन को भी बनाता है और लीवर विटामिन के को भी बनाता है। तो यहाँ ब्लीडिंग का भी कंसेप्ट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। जो भी मरीज लीवर सिरोसिस से सफर कर रहा है या लीवर खराब है उसका, तो दे आर वेरी प्रोन फॉर ब्लीडिंग, सो वेन एवर यू आर पंचरिंग देम अप्लाई 5 मिनट प्रेशर एट लिस्ट, 5 मिनट का प्रेशर अप्लाई करना होता है। नेक्स्ट, द लास्ट फंक्शन ऑफ योर लीवर इज डिटॉक्सिफिकेशन। लीवर जितना भी गंद मंद आप खा रहे हो उस सबको डिटॉक्सिफाई करता है और आपकी बॉडी को बहुत ही अच्छा डिटॉक्सिक करता है। तो बोलते ना डिटॉक्सिक, हम अभी डिटॉक्स में है, वो लोग क्या लेते हैं, दे आर टेकिंग इंजेक्शंस डिटॉक्स करने के लिए, या फिर ये मेरा पानी ना डिटॉक्सिफाइड वाटर है जिसमें आप कुकम्बर डालते हो, आप जिंजर, लेमन, वार्म वाटर, तो वो क्या करता है डिटॉक्सिफाई करता है, बिकॉज एवरीथिंग वट एवर यू आर ड्रिंकिंग, वट एवर यू आर ईटिंग, इट हैज टू गो फ्रॉम योर stomach, from your small intestine into your liver, right? So if you are drinking warm water, if you are drinking ginger water, lemon water, whatever you are drinking, definitely it going to your liver through the portal vein. So portal circulation से वो liver के अंदर जाता है और जो उसका असर है वो दिखाएगा। तो इनका असर होता है लेमन वेमन का डिटॉक्सिफाई करना, अनियन वगैरह जो होता है डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं ये, तो ये आपकी बॉडी में क्या काम करते हैं एज अ डिटॉक्सिफायर। सो द लीवर, योर लीवर इज वेरी हेल्दी, यू विल नॉट सफर एनी पिंपल एंड ऑल बिकॉज आपकी बॉडी क्लीन रहती है, इसीलिए कहते हैं ज्यादा ड्रिंक वाटर इनफ। सो डिटॉक्सिफाई मेक द ड्रग्स, तो ये पानी से तो अच्छा असर पड़ा, लेकिन कोई आपने दवाई खा ली, कोई हार्पिक पी लिया, तो ये लीवर उसको डिटॉक्सिफाई कर देगा, उसकी जितनी भी टॉक्सिसिटी है उसको किल कर देगा, और आपके अयोटा में जो अब ब्लड आएगा इंफीरियर वेना कावा से वो डिटॉक्सिफाइड ब्लड होगा। ओके, ऑलराइट, व्हाट एल्स, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहती हूँ एक पॉइंट जिसको सुन के आपको काफी इंटरेस्ट आएगा, दैट इज आपने कभी भी लीवर पीने वाले पेशेंट, लीवर पीने वाले अल्कोहल पीने वाले पेशेंट्स आपने देखे होंगे, उनको गायनेकोमेस्टिया होता है, उनकी ब्रेस्ट बहुत ज्यादा बड़ी होती है। वाई? बिकॉज गाइस, लीवर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ एस्ट्रोजन। आपकी बॉडी में जो लीवर है वो आपके एक्सेस एस्ट्रोजन को मेटाबोलाइज करता है, यानी अगर आपका लीवर अच्छा है तो आपकी जो मोटापा है, क्योंकि जितना ज्यादा फैट होता है बॉडी में उतना ही ज्यादा एस्ट्रोजन रिलीज होता है बॉडी में, आइदर मेल आइदर फीमेल डजंट मैटर, क्योंकि ये हार्मोन दोनों में पाए जाते हैं। सो एस्ट्रोजन की मात्रा उतनी ज्यादा होगी जितना ज्यादा आपकी बॉडी में फैट होता है। अब ये एस्ट्रोजन लीवर के पास गया, लीवर ने से मेटाबोलाइज किया। इन केस अगर आपका लीवर इज नॉट फाइन, नॉट ओके, देन there will be no metabolism of the estrogen, and estrogen will be increased in your body, in your blood, and you will be experiencing from gynecomastia. Okay, so estrogen increase body, अगर बॉडी में एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है, इट विल लीड टू गायनेकोमेस्टिया, इची रेड पाम्स, स्पाइडर एंचोमास, इसीलिए लीवर का सही होना अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सब तो थे एक नॉर्मल पॉइंट्स। नाउ व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस? ऐसा भी क्या होगा लीवर सिरोसिस से कि पेशेंट की डेथ हो जा रही है? वाई? ऐसा भी क्या प्रॉब्लम है कि डेथ हो जा रही है? एंड आंटी वाज ब्लीडिंग, उनको ओरल ब्लीड था, मेलिना तो था ही था,
ओरली भी ब्लीड करना स्टार्ट कर चुके थे। तो ये मलीना, आपका ओरल ब्लीडिंग, वॉमिटिंग में ब्लड आना, ऑल आर एसोसिएटेड विद योर लीवर सिरोसिस। लेट्स सी हाउ। पोर्टल हाइपरटेंशन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लीवर को जितना 75% ब्लड मिल रहा है, कौन दे रहा है? वो पोर्टल वेन दे रही है। अगर मैं बोलूं लीवर ने अपने इर्द गिर्द फाइब्रोसिस की लेयर बना ली, तो क्या वो ब्लड 75% ब्लड एंटर करेगा लीवर में? नहीं करेगा। तो ये ब्लड कहाँ जाएगा? वापिस आएगा। एग्जैक्टली, बैक फ्लो, बिल्कुल बैक फ्लो करेगा। और बैक फ्लो करने की वजह से आपके पोर्टल वेन्स में क्या डेवलप होगा? हाइपरटेंशन, एंड दैट इज नोन एज पोर्टल हाइपरटेंशन। इट विल, देयर विल बी इंक्रीज इन द कनेक्टेड ऑर्गन। सो जितने भी कनेक्ट ऑर्गन थे, आपका जीआई, आपका स्टमक, स्प्लीन, आपका ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सब में प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, स्प्लीनोमेगैली। ऑब्वियसली बिकॉज स्प्लीन बेचारा जो कंटेंट देना देता था आरबीसी डिस्ट्रक्ट करके, वो नहीं पहुंच रहा लीवर तक, क्योंकि लीवर ले ही नहीं रहा, लीवर काम ही नहीं कर रहा है, वो सब वापस जा रहा है और यहाँ पे स्प्लीन जो है स्प्लीनोमेगैली में जा रहा है। और splenomegaly not only your RBC but also your platelets and WBCs guys। स्प्लीन हमारा WBC प्लेटलेट भी स्टोर करता है। और अगर आपकी बॉडी में प्लेटलेट ही नहीं है, WBC नहीं है, आपको तो मिनट में इन्फेक्शन लग जाएगा। और यही हुआ था वहां पे, वेंटिलेटर पे जाने के बाद वो रिवाइव ही नहीं हुए। नो प्लेटलेट, प्लेटलेट काउंट इतना लो, WBC का काउंट इतना लो। तो रिमेंबर दिस थिंग, ओके। सो देयर विल बी spleen responsible for the platelet functioning, WBC, RBC destruction, but अब spleen कुछ भी काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। esophageal varices, तो गाइस ये कंडीशन क्या होती है? जब आपका पोर्टल वेन स्टमक को इतना प्रेशर दे रहा है, तो ये प्रेशर ईसोफेगस से भी कनेक्टेड है। तो आपका ईसोफेगस बहुत पतला सा है, स्टमक की लेयर तो फिर भी मोटी, पर ईसोफेगस तो बहुत थिन सी है। तो इतना ब्लड सर्कुलेशन जब ईसोफेगस को वापस जाता है, वहां पे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ओके ओके, नो इशू, वी विल मेक टू पार्ट। ओके, सो एवरीबडी इज गॉन, हाँ? ओह शिट यार, मैं भूल गई। आई नीड टू डू सम। ओके, ऑलराइट। सो हम लोग क्या बोल रहे थे? वेयर वर वी? हम लोग कह रहे थे कि पेशेंट जो है वो क्या फील करता है, उसका जो ईसोफेगस है, वहां पर भी क्या हो रहा है? ब्लीडिंग। वहां पे भी बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, जिसकी वजह से बिकॉज ऑफ प्रेशर, बिकॉज ऑफ पोर्टल वेन के प्रेशर की वजह से ईसोफेगस में क्या होता है? वेरिसेस, यानी ब्लीडिंग हो सकती है गले के अंदर। एंड जस्ट इमेजिन, वो जो ब्लीडिंग है वहां पर, थोड़ा सा भी खाना खाने से वो पूरा ब्लड स्टमक में जाएगा और पेशेंट एस्पिरेट भी कर सकता है। So there we having issues. Okay, let me share my screen. All right. Okay, so ये सब फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। Not only portal hypertension. Okay, all right. So not only portal hypertension, not only enlarged spleen, but also esophageal varices। ये लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन बन सकती है। और गाइस एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि esophageal varices के पॉइंट अगर रिस्क पे है पेशेंट, तो आप क्या करोगे? Always make sure you put ET tube next to the patient's bedside। TT ट्यूब, ET ट्यूब सब मरीज के, क्योंकि उसको आपको इंटुबेट करना पड़ सकता है, इसीलिए। ओके, एंड लाइफ थ्रेटनिंग, डिक्रीज प्लेटलेट, डिक्रीज विटामिन, डिक्रीज क्लोटिंग फैक्टर, ब्लीडिंग एंड ऑल एंड ऑल। FVO, फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड। लीवर का क्या काम था? ऑन्कोटिक प्रेशर मेंटेन करना विद द हेल्प ऑफ एल्बुमिन। लेकिन अब एल्बुमिन वहां पे नहीं है, तो ऑन्कोटिक प्रेशर भी वहां पर मेंटेन नहीं हो पा रहा। तो वहां से फ्लूइड कहाँ कहाँ जा रहा है? सेल्स में, इंटरस्टिशियल में। तो वहां पर फ्लूइड ओवरलोड हो रहा है, एंड देयर विल बी स्वेलिंग इन योर लेग्स, there will be swelling in your abdomen, there will be ascites, risk for infection from gut bacteria, and decrease albumin, venous congestion will be there। so albumin बहुत कम हो गया, इसी वजह से ये हो रहा है। jaundice, renal failure, hepatorenal syndrome, hepatic encephalopathy, why? because of ammonia। मैंने पहले भी बताया, हमारे जो ब्रेन होता है
उसे अमोनिया बिल्कुल पसंद नहीं है, और ये लीवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अमोनिया को किसमें कन्वर्ट कर सके, यूरिया में। लेकिन जब हमारा लीवर ही काम नहीं कर रहा है तो अमोनिया इज नॉट गोइंग टू कन्वर्ट इनटू यूरिया, एंड दिस अमोनिया विल एंटर इनटू द ब्लड एंड इट विल गो from the inferior vena cava to your right atrium, right ventricle, then pulmonary arteries and pulmonary vein, left atrium, left ventricle, then aorta, and then into the brain. And once it will go into your brain, there will be a lot of issues named as hepatic encephalopathy, inflammation of the brain tissues because of the ammonia, because of the liver. Okay, so unable to detoxify the ammonia, इसीलिए. So what the symptom you will see? Mental changes, mental status will be changed, patient will be in coma. एस्टेक्टेसिस क्या होता है गाइस? फ्लैपिंग ऑफ हैंड्स, वो पेशेंट ऐसा सा फ्लैप करता है हाथों को, आप उसको बोलोगे अपने हाथों को सीधे कीजिए, द पेशेंट विल बी लाइक फ्लैपिंग. ये एक और साइन में देखने को मिलता है CO2 रिटेंशन. जब भी पेशेंट को CO2 रिटेन होती है तब भी वो पेशेंट ऐसा हैंड्स को फ्लैप करता है. हेपेटिक फीटर, ये माउथ में से पंजेंट स्मेल आएगी क्योंकि आपका अमोनिया है, तो पूरा जब भी वो माउथ ओपन करेगा तो एक पंजेंट स्मेल उसके मुंह से आएगी. लीवर कैंसर कॉम्प्लिकेशन बन सकता है, और बोन फ्रैक्चर एंड डायबिटीज कैन ऑल्सो बी that can be converted into complications. Now guys, the thing is what we should do now. तो मतलब क्या क्या सिम्टम, दोबारा से सिम्टम देख रहे हैं. ट्रेमर्स, एस्टेक्सेसिस, हेपेटिक फीटर, माउथ स्मेल वेरी पंजेंट, आई स्किन येलोइंग, जॉन्डिस, लॉस ऑफ एपेटाइट, इंक्रीज बिलिरुबिन, अमोनिया, वेरिसिस, एडिमा लाइक reduced platelet, WBC, infection, itchy skin, spider angiomas, splenomegaly, confusion, ascites, redness on palm, okay, renal failure, enlarged breast, and deficiency on the vitamin B12, A, C, D, E, K, DECA. Everyone, is it clear? Yes, ma'am. Perfect. Now the thing is testing. अब हम बात करते हैं कौन कौन से टेस्ट हम करेंगे. ALT, AST आपको पता होना चाहिए है. मॉनिटर फॉर हाइपर एंड हाइपोग्लाइसीमिया. व्हाई? बिकॉज लीवर ही एक ऑर्गन था जो स्टोर कर रहा था ग्लूकोज के लेवल को. जब लीवर ही वहां पे काम नहीं कर रहा है तो एक्सेस में ग्लूकोज मूव करेगा ब्लड में, बिकॉज देर इज नो लीवर विच विल गोइंग टू स्टोर द ग्लूकोज. सो यू विल बी सीइंग हाइपरग्लाइसीमिया or hypoglycemia because of alterations. Monitor for PT-INR. Why? Because there will be bleeding, there is no clotting factor, there is no fibrosis, there is no vitamin K, there is no any albumin, कुछ भी नहीं है. ना तो वहाँ प्लेटलेट्स है क्योंकि स्प्लीन को भी प्रॉब्लम आ चुकी है, तो वहां पर PT-INR कर हम चेक करेंगे कि ब्लीडिंग स्टेटस क्या है पेशेंट का. And if you are doing some invasive procedures, make sure you press the patient point where you have punctured at least for full 5 minutes. 5 मिनट के लिए आप उस एरिया को क्या करेंगे रंजना? प्रेस करके रखेंगे. More with injection site. Okay, soft brush, steel for blood. ओके, सॉफ्ट ब्रश यूज करना है. ओके, क्योंकि उससे इंजरी हो सकती है, तो ब्लीडिंग होगी तो ब्लीडिंग रुकेगी नहीं, इसीलिए पटैक के ये सब ध्यान रखना है. चेक फॉर द स्टूल फॉर ब्लीडिंग मेलिना. वेरिसिस गले के लिए तो क्या याद रखना है? ना तो पेशेंट को कफ करने को बोलना है, वॉमिट भी अवॉइड करनी है, अल्कोहल कंज्यूम नहीं करना है, कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि इससे प्रेशर पड़ेगा, वल्सावा मैनुअर एक्टिवेट होगा एंड देयर विल बी प्रेशर ऑन द थ्रोट. वी डोंट वांट दैट. मॉनिटर द मेंटल स्टेटस, फ्लैपिंग हैंड्स, एस्टेक्रेसिस. डाइट पेशेंट की मेंटेन करके रखनी है. क्या लेनी है अभी बताऊंगी मैं. अमोनिया लेवल जो है अगर हाई है, लैक्टुलोज, और उनको इतना लैक्टुलोज पिलाया था फिर भी वो ऑल्टर्ड नहीं हुए. तो गाइस, अगर आप किसी पेशेंट को लैक्टुलोज दे रहे हो तो आप क्या चेक कर रहे हो पेशेंट का? अब आप ये चेक कर रहे हैं कि लैक्टुलोज इफेक्टिव था कि नहीं था. कैसे पता लगेगा रंजना? स्टूल अगर अच्छे से पास करेगा तब पता लगेगा? नो. अगर उसका स्टेटस नॉर्मल हो गया तब पता लगेगा कि यस, लैक्टुलोज इज वर्किंग वेल, ना कि डायरिया. वो तो उसका वैसे भी काम है. हम लैक्टुलोज को क्यों दे रहे हैं? ताकि अमोनिया स्टूल के थ्रू बाहर आ जाए, इसीलिए हम लैक्टुलोज दे रहे हैं, क्योंकि उसकी बाइंडिंग प्रॉपर्टी है, वो स्टूल के थ्रू बाहर आ जाए अमोनिया. और अमोनिया क्या करता था? मेंटल स्टेटस चेंज करता था. अगर लैक्टुलोज दे रहे हैं और मेंटल स्टेटस बेटर हो रहा है, इसका मतलब लैक्टुलोज काम कर रहे हैं, ना कि डायरिया हो रहा है तो वो काम कर रहे हैं. नो, दैट्स अ रॉन्ग क्वेश्चन. ये क्वेश्चन आता है. सो आप लैक्टुलोज देने के बाद इफेक्टिवनेस ऑफ लैक्टुलोज कैसे देखोगे? अमोनिया से देखोगे,
क्योंकि वो सॉरी मेंटल स्टेटस उसका बहुत बेटर होता जा रहा होगा, इट्स मीन योर लैक्टोलोज इज फंक्शनिंग वेल बिकॉज ही इज हैविंग डायरिया, बट बिकॉज ऑफ दिस his mental status is getting better, मतलब अमोनिया बाहर आ रहा है. जॉन्डिस. सो गाइस अब बात आती है प्रोटीन की. मैम आपने तो बोला अमोनिया एंड प्रोडक्ट है प्रोटीन का, तो आप फिर भी उसको प्रोटीन दोगे डाइट में खाने के लिए. गाइस वी विल गो फॉर लो प्रोटीन डाइट, नॉट कंप्लीटली बाय कॉट. ओके, थोड़ा प्रोटीन देना है क्योंकि रिकवरी के लिए प्रोटीन चाहिए है. सो वी वांट टू गिव हिम प्रोटीन बट नॉट हाई प्रोटीन. सो वी हैव टू गिव हिम प्रोटीन, लो प्रोटीन. अगर क्या है वो थोड़ा कंफ्यूज्ड है, क्योंकि कंफ्यूज का सीधा रिश्ता किसके साथ है, अमोनिया के साथ है. तो अगर वो हल्का फुल्का कंफ्यूज्ड है तब भी उसको लो प्रोटीन डाइट दो, और अगर वो कंफ्यूज नहीं है बहुत अच्छे से है तो गाइस उसको फिर हाई प्रोटीन डाइट आप दे सकते हैं. नॉट हाई प्रोटीन नहीं देना है, लो सोडियम लो अल्कोहल नहीं देना है, फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन विटामिन वगैरह दे सकते हो. स्ट्रिक्ट इनटेक आउटपुट, मेजर एब्डोमिनल गर्थ, डेली वेट. ओके, सुपाइन पोजीशन दे सकते हो. डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होती है तो नहीं देना, सॉरी सुपाइन पोजीशन बिल्कुल नहीं देना क्योंकि उसके पेट में फ्लूइड है. आप उसको सीधा लेटा दोगे वो पानी सीधा छाती पे आएगा उसकी, ही वॉन्ट बी एबल टू ब्रीथ. सो डोंट गो फॉर सुपाइन पोजीशन. ओके, नेक्स्ट वी हैव ट्रीटमेंट लाइव ट्रांसप्लांट. सीधा का सीधा लीवर ट्रांसप्लांट होता है. शंट सर्जरी की जाती है. डायरेटिक फ्लूइड कम करने के लिए दिए जाते हैं. बीटा ब्लॉकर्स पोर्टल हाइपरटेंशन को कम करने के लिए दिए जाते हैं. नाइट्रेट्स ये आपके वेसो डायलेटर्स होते हैं, ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए दिए जाते हैं. स्वेलिंग, कंजेशन, रिलैक्स वेसल्स, ब्लड प्रोडक्ट आप दे सकते हो क्योंकि अनीमिया है पेशेंट को. विटामिन के दे सकते हो क्लोटिंग के लिए, और पैरासेंटेसिस यानी जो फ्लूइड एब्डोमेन में इकट्ठा हो रखा है उसको हम बाहर निकाल सकते हैं. गाइस किसी को सिरोसिस ऑफ लीवर में कोई प्रॉब्लम, एनी इश्यूज with the cirrhosis of liver? Perfect. So we have a lot of MCQs. We will note that now. We will do it after our session. Okay. So let's move on with the hepatitis. It's very small topic. Okay. Hepatitis. So guys, आपके सामने है hepatitis. It's an inflammation of liver. प्रॉब्लम तो सब सेम आने वाली है, सब सेम रहेगा. ऐसा हो गया लीवर को, वैसा हो गया, कॉम्प्लिकेशन में सिरोसिस हो गया, पोर्टल वेन हाइपरटेंशन, सब सेम. लेकिन यहाँ हम पढ़ क्या रहे हैं फिर हेपेटाइटिस में, डिफरेंसेस, बिकॉज वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ हेपेटाइटिस. सो व्हाट आर द डिफरेंसेस? रिजल्ट तो सबका सेम आने वाला है, दैट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर, बट इनकी शुरुआती डिफरेंसेस क्या है? सो गाइस लेट्स स्टार्ट विद द हेपेटाइटिस ए. तो नंबर 1, व्हाट इज हेपेटाइटिस? इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर caused by drugs, medications, excessive alcohol. Most common viruses. सबसे कॉमन कारण क्या है हेपेटाइटिस का? वायरल इन्फेक्शन. ओके, लीवर का क्या जॉब था? फिल्टर करना, स्टोर करना, प्रोटेक्ट करना, क्लॉटिंग करना, आरबीसी को ब्रेक डाउन करना, सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करना, जो कि है कौन है? अमोनिया. बाइल बनाना, डाइजेस्ट करना फैट, ये सब काम था. और ब्रेन जो है उसको अमोनिया बिल्कुल पसंद नहीं है, वो बिल्कुल नहीं चाहता है. हेपेटाइटिस ए ये एक फीकल ओरल रूट का टाइप है. इंसान को गंदा खाना खाने से, या फिर ऑलरेडी हेपेटाइटिस ए वायरस उस फूड में है वो आपने खा लिया, या फिर आपने वॉशरूम करके हैंड वॉश नहीं किए, तो फीकल ओरल रूट के थ्रू ये वायरल इन्फेक्शन हो सकती है. ये बहुत ही कॉमन इन्फेक्शन है, वेरी वेरी कॉमन, और ये बस एक्यूट होता है, ओनली एक्यूट. ओके, जीआई सिम्टम नोजिया, वॉमिटिंग, स्टमक पेन, जॉन्डिस, फीवर, फटीग, डार्क यूरिन, जॉइंट पेन. कॉन्टेजियस होता है, एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है. 2 हफ्ते पहले सिम्टम दिख जाएंगे आपको. सो इट विल बी कॉन्टेजियस 2 weeks बिफोर एंड 1 to 3 week आफ्टर द इन्फेक्शन. ओके, सो इसको वक्त लगता है अपने आप को एक्टिवेट करने में. तो 2 हफ्ते के बाद तो ये एक्टिवेट ही हो जाएगा, बट जब तक 2 हफ्ते हुए हैं इसको इन्फेक्शन हुए तब तक ये सबको फैला सकता है. डायग्नोसिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो गाइस यू कैन सी anti-HAV, इसका मतलब है इम्यूनोग्लोबुलिन बन गए. एंटी का मतलब क्या होता है? एंटीबॉडीज. तो एंटीबॉडीज क्या हो चुकी है? बन चुकी है. तो अगर डायग्नोस्टिक्स में आप देख रहे हो एंटी-HAV, इसका मतलब है ये ऑलरेडी क्योर
हो गया। लेकिन अगर आप उसके ब्लड में, उसके असेसमेंट में, डायग्नोस्टिक्स में आईजीएम देखते हो, इसका मतलब है बॉडी अभी भी फाइट कर रही है इस वायरस से। तो एक्टिव इन्फेक्शन क्या है, चल रहा है। अगर आपकी बॉडी आईजीजी बना रही है तो इसका मतलब रिकवर हो गया, पेशेंट की रिकवरी हो चुकी है। सो गाइस, एंटी एचएवी इम्यूनोग्लोबुलिन्स बन चुके हैं, आईजीएम एक्टिव इन्फेक्शन चल रहा है, और आईजीजी रिकवरी हो चुकी है, पेशेंट इज क्योर्ड। ट्रीटमेंट क्या देना, कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं होता है। और यहाँ पे मैं फिर से वही सेम स्टोरी बता देती हूँ जो मैंने आपको बताई थी मक्कड़ हॉस्पिटल की, दैट आई वाज इन थर्ड ईयर में भी, थर्ड ईयर फोर्थ, थर्ड ईयर में ही थी मैं, इतनी स्टूपिड ज्यादा। तो मैं थर्ड ईयर में थी, एंड हमारे कॉलेज के साथ में ही हमारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल टाइप है, चैरिटी वाला। तो वहां पर हमें ड्यूटीज के लिए भेजा जाता था। जैसे कोई बच्चा एब्सेंट होता है तो उसको एक्स्ट्रा ड्यूटीज करनी पड़ती है, या कोई फाइल सबमिट नहीं कर रहा है तो एक्स्ट्रा ड्यूटीज करने पड़ते थे, और हमारे क्लिनिकल लगते थे वहां पर। तो वैसे ही मेरा क्लिनिकल भी लगा हुआ था, और उस टाइप पे हम मेडिकल सर्जिकल पढ़ रहे थे, बहुत अच्छे से पढ़ रहे थे, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग बहुत अच्छे से पढ़ रहे थे। तो हर पेशेंट को हम अपना पेशेंट समझकर डील कर रहे थे। और हम पहुंच जाते हैं वहां पर आईसीयू में, जो उस हॉस्पिटल का छोटा सा आईसीयू था। वहां पर मुझे एक आंटी जी मिले, एंड वो फीमेल लेडी थी या मेल था, क्या बताया था मैंने, मुझे पर्टिकुलर भूल ही जाता है। सो देयर वाज अ मेल पेशेंट, और उनकी मदर थी, आंटी उनके मम्मा थे। So he was a male patient, he was suffering from some kind of hepatitis। मेंशन नहीं किया गया था ए है, बी है, सी है, डी है, whatever, लेकिन वायरल इन्फेक्शन था उसको। तो अब हमने तो पढ़ा था कि भाई हेपेटाइटिस वाला पेशेंट तो मतलब पता नहीं कौन सा ही पेशेंट है, और वो तो बिल्कुल मरने की कगार पे होता है, क्योंकि लीवर तो उसका बैठ जाएगा। सो उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं चल रहा था, किसी प्रकार के कोई एंटीबायोटिक नहीं चल रहे थे, कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं चल रहा था उसको। सो मैं आंटी जी को बताया, मैं कहा आंटी जी हेपेटाइटिस जो होता है वो बहुत ही खतरनाक डिसीज होती है, उसमें ऐसा ऐसा होता है, वो ब्लड से फैल सकता है, आप कृपया करके टावल वावल कुछ ऐसा यूज नहीं करना, हेल्थ एजुकेट कर रहे हैं हम, और ऐसा बिल्कुल मत करना आप। एंड देन आफ्टर आई आस्क्ड सर, यहाँ पे तो कोई ट्रीटमेंट नहीं चल रहा है, आंटी जी आपको शायद बड़े अस्पताल में जाना चाहिए, वहां पर आपके पेशेंट को ढंग से देखेंगे, यहाँ आपके पेशेंट को बिल्कुल नहीं देखा जा रहा है। एंड देन आफ्टर व्हेन द हाई, सबसे बड़े जो हमारे वहाँ के डॉक्टर थे, जिनका वो हॉस्पिटल भी है, वो राउंड लेने आते थे। तो वो जब शाम को राउंड लेने के लिए आए होंगे, तो वो आंटी ने तो उनके ऊपर चढ़ गया कि आप तो कुछ मेरे मरीज को कर ही नहीं रहे, मेरा मरीज तो मरने के कगार पे, ऐसा सा। देन सर वाज वेरी शॉक्ड, उन्होंने पूछा आपको किसने बताया है ये, क्योंकि उन्हें पता कि लड़कियां आती है जाती है, स्टूडेंट्स आते हैं जाते हैं, तो शायद उन्हीं में से किसी की मिस्टेक हुई है। सो दे कॉल्ड मी कि आप ठीक है। उन्होंने बताया कि एक लड़की आई थे, एंड आई वाज हैविंग टैटू एट दैट टाइम, सो देयर वाज टैटू ऑन द नेक ऑफ दैट गर्ल। तो ऐसा सा करके वो लड़के आए, तो उन्होंने हमें गाइड किया, उन्होंने हमें बताया ऐसा सा। एंड देन आफ्टर ही कॉल्ड मी, और उन्होंने मुझे पूछा, मैंने कहा सर मैं पढ़ा था कि हेपेटाइटिस वो बहुत ही सीवियर होता है। हाँ बेटा चलो बाहर आओ। फिर उन्होंने मुझे बताया कि सब हेपेटाइटिस एक ही मरीज को नहीं होते हैं, वी हैव डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ हेपेटाइटिस। हमने इनको भी डायग्नोस इसलिए नहीं किया क्योंकि किसी का कुछ ऐसा पर्टिकुलर फोकस नहीं होता है, हम पूरे हेपेटाइटिस को एक ही तरह ट्रीट करते हैं, दैट इज प्रिवेंटिव मेजरमेंट्स एंड नॉर्मल आईवी फ्लूइड अपने आप हील होने देते हैं। और जो हेपेटाइटिस बी होता है दैट इज बिट डिफरेंट, जो कंसर्निंग होता है, बट इन पेशेंट को नॉर्मल हेपेटाइटिस ए है जो कि वायरल इन्फेक्शन है, तो कॉमन कोल्ड की तरह ही उसे ट्रीट किया जाता है, इसीलिए हम इनको उतना ज्यादा नहीं वो कर रहे हैं। देन आई गॉट टू नो। तो जब भी मैं इस टॉपिक को पढ़ती हूँ, जब भी मैं पढ़ाती हूँ, तो मुझे स्टोरी याद आती है, दोबारा दोबारा मैं बताती रहती हूँ सेम स्टोरी। सो गाइस ध्यान रखना, हेपेटाइटिस ए जो होता है जस्ट अ वायरल इन्फेक्शन, देयर इज नो ट्रीटमेंट, ओके। इट्स लाइक एक्यूट, जस्ट सपोर्टिव थेरेपी दो, नॉर्मल नॉर्मल एंड सब ठीक हो जाता है। प्रिवेंशन के तौर पे आप पेशेंट को पहले से वैक्सीनेशन करवा सकते हैं, हैंड वॉशिंग के लिए बोल सकते हो, इम्यूनोग्लोबुलिन्स दे सकते हैं, 2 वीक्स ऑफ एक्सपोजर, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि 2 हफ्ते लगते हैं, 2 हफ्ते तक वो इंसान सिम्टम दिखाएगा। तो 2 वीक्स ऑफ एक्सपोजर में आप इम्यूनोग्लोबुलिन्स पेशेंट को दे सकते हैं। ये था हेपेटाइटिस ए, जो अब आप कभी नहीं भूलोगे क्योंकि बहुत ही कॉमन है। अब मेन आता है हमारा हेपेटाइटिस बी। ये जो हेपेटाइटिस बी होता है, ये ब्लड से बॉडी फ्लूइड्स, स्लाइवा, सीमन, वजाइनल सिक्रीशंस, एमनोटिक फ्लूइड, इन सब से फैल सकता है। इसीलिए हमने गाइनी वाले चैप्टर में भी हेपेटाइटिस बी पढ़ा था। सो हेपेटाइटिस बी, बॉडी फ्लूइड्स, बी से ही बी है, और बॉडी फ्लूइड्स, बॉडी ब्लड, एवरीथिंग। सेक्सुअली भी फैलता है, आईवी ड्रग से फैलता है, बर्थ प्रोसेस से फैलता है,
ओके। और बर्थ प्रोसेस, अगर एक माँ को हेपेटाइटिस बी था और वो बच्चा डिलीवर होता है तो गाइस हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है 12 घंटे के अंदर अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन माँ को बच्चे को दोनों को देने पड़ते हैं। ओके, ये दो प्रकार का होता है, एक्यूट एंड क्रॉनिक। जबकि हेपेटाइटिस ए ओनली एक्यूट, ठीक हो जाएगा वो, लेकिन हेपेटाइटिस बी एक्यूट एंड क्रॉनिक दो प्रकार का होता है और ये लीवर कैंसर तक कर सकता है और सिरोसिस ऑफ लीवर भी कर सकता है, जो कि मैंने आपको पहले बताया वो आंटी वाला केस उनमें देखने को मिला था। रिस्क फैक्टर, इन्फेंट, यंग चिल्ड्रन जिनकी इम्यूनिटी वीक है, बहुत ही प्रॉन है, उन लोगों को देखने को मिलता है ज्यादातर। साइन एंड सिम्टम, वेरी टिपिकल साइन एंड सिम्टम जो नेचुरली लीवर के प्रॉब्लम में देखने को मिलते हैं, वो सब सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे। डायग्नोस्टिक में गाइस हेपेटाइटिस एस मतलब कि बी सरफेस एंटीजन, HBsAg, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, इट्स अ बिग रेड फ्लैग, वी हैव टू मार्क universal precaution for this patient. Hepatitis B surface antigen, एंटी हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन अगर ब्लड में मिला तो वो क्या हो चुका है, रिकवर, क्योंकि एंटी का मतलब क्या होता है, एंटीबॉडीज बन चुके हैं, ग्लोबुलिन्स बन चुके हैं। ट्रीटमेंट, सपोर्टिव थेरेपी, जैसे कि मैंने बताया सपोर्टिव थेरेपी ही दी जाती है और सब केसेस में वही दी जाती है। क्रॉनिक अगर बहुत ही लंबे समय से चल रहा है तो एंटीवायरल, और वी कैन गो फॉर इंटरफिरॉन्स, वी कैन गो फॉर वैक्सीन्स, वी कैन गो फॉर शार्प प्रिकॉशंस, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि पेशेंट की नीडल स्टिक इंजरी हमको हो जाए, पेशेंट का ब्लड हमारे से टच कर जाए। सो प्रिवेंटिव मेजर्स एंड इम्यूनोग्लोबुलिन्स 24 घंटे के अंदर देने। जबकि हेपेटाइटिस जो आपका बी बच्चे को होता है तो कितने घंटे में देना है, 12 घंटे में, और अगर नॉर्मली हो रहा है तो कितने घंटे में, 24 घंटे में। ओके, तो ध्यान रखना है। पैथोलॉजी एंड कॉजेस, ये एक डीएनए वायरस होता है, हेपेंडा वायरस, इंक्यूबेशन पीरियड 1 से 6 महीने का है। रिस्क फैक्टर आपको पता ही है, ब्लड, ये वो बता दिया मैंने। कॉम्प्लिकेशन, लीवर सिरोसिस, अब ये भी बढ़ के हटे हैं, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, लो ग्रेड फीवर, मैलेज, लेथार्जी, एनोरेक्सिया, लीवर रिलेटेड इश्यूज देखने को मिलेंगे। अदर डायग्नोस्टिक, फिजिकल एग्जामिनेशन, ट्रीटमेंट वही एंटी, जो आपकी वायरल ट्रीटमेंट है वो देनी है, इंटरफिरोन देने हैं, न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर्स, एंटीवायरल थेरेपी आप देंगे, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस अवेलेबल विद HBV इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो कि 24 घंटे के अंदर देने होते हैं। वैक्सीन भी होती है हमारी, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन भी होती है, वो भी पेशेंट को देनी होती है। नेक्स्ट वी हैव हेपेटाइटिस सी। सो गाइस हेपेटाइटिस जो सी होता है, सेम जस्ट इट्स जस्ट सिमिलर टू हेपेटाइटिस बी, सेम हेपेटाइटिस सी, सेम बी। ओके, तो मैंने अभी लीवर सिरोसिस में क्या बोला था कि हेपेटाइटिस बी और सी कारण है हमारे लीवर सिरोसिस के, तो उसी के सी पढ़ रहे हैं हम लोग। बॉडी फ्लूइड्स, ब्लड, आईवी फ्लूइड्स, ओके, सेक्स, ब्लड प्रोडक्ट्स, शार्प, डायलिसिस, लॉन्ग टर्म, ये सब होता है। एक्यूट और क्रॉनिक दोनों प्रकार का है, जैसे कि बी था, मोस्ट केसेस टर्न क्रॉनिक, ज्यादातर क्रॉनिक में आ जाती हैं। साइन सिम्टम सेम जो पहले पढ़े हैं, डायग्नोस्टिक एंटी HCV, इसका मतलब क्या है कि पेशेंट क्योर भी हो गया लेकिन अभी भी वो क्रॉनिक फेज में है। कब पता लगेगा, IgM, IgM का मतलब है कि उसको इन्फेक्शन है, वो अभी भी फाइट कर रहा है, ही इज इन क्रॉनिक कंडीशन। इफ IgG, he is cured, he is cured. Treatment, antiviral, same. Preventive, no vaccine. The only difference between hepatitis B and hepatitis C, hepatitis B की वैक्सीन है but hepatitis C की वैक्सीन नहीं है। ओके, पोस्ट एक्सपोजर, नो इम्यूनोग्लोबुलिन्स, शार्प प्रिकॉशंस लेने हैं, नो वैक्सीन, नो इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ऑल राइट, नेक्स्ट वी हैव हेपेटाइटिस डी। हेपेटाइटिस डी ओनली अकर व्हेन हेपेटाइटिस बी इज देयर, ना कि हेपेटाइटिस सी। अगर किसी मरीज को ऑलरेडी हेपेटाइटिस बी होता है तो डेफिनेटली हेपेटाइटिस डी भी उसको होना ही होना है, ऐसा हो सकता है। ये भी एक डीएनए वायरस है और हेपेटाइटिस बी भी एक डीएनए था, और जो हमारा हेपेटाइटिस सी है गाइस दैट इज RNA। ओके, सो हेपेटाइटिस सी इज RNA, फ्लेविवर डी, इंक्यूबेशन पीरियड 6 to 7 days, एंड रिस्क फैक्टर, सेक्सुअल कांटेक्ट सेम है, कॉम्प्लिकेशन भी सेम है, साइन एंड सिम्टम सेम है। ट्रीटमेंट में राइबा बेरिन दे सकते हो, इंटरफिरोन्स मतलब आपके एंटीवायरल ड्रग्स, नो HCV वैक्सीन अवेलेबल, ऐसी कोई वैक्सीन नहीं बनी है अभी तक, लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ता है अगर कुछ प्रॉब्लम है तो। हेपेटाइटिस डी एक्यूट क्रॉनिक दोनों केसेस में है, साइन एंड सिम्टम टिपिकल आप देख सकते हैं, जो ऊपर बताए वही है। डायग्नोस्टिक में हेपेटाइटिस सरफेस डी एंटीजन यानी कि इन्फेक्शन है, और एंटी HDV मतलब इन्फेक्शन नहीं है, और अगर IgM है तो
है, और IgG है तो क्योर्ड है। वेरी गुड। ट्रीटमेंट एंटीवायरल देंगे, इंटरफेरॉन्स देंगे। प्रिवेंशन के तौर पे क्या कर सकते हैं, हैंड हाइजीन, रिसीव हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, ओके, एंड प्रिवेंट हेपेटाइटिस बी, क्योंकि हेपेटाइटिस बी के बाद ही हेपेटाइटिस डी होगा, तो अगर आप हेपेटाइटिस बी को ही प्रिवेंट कर दोगे वैक्सीन देके तो ऑटोमेटिकली हेपेटाइटिस डी नहीं होगा। लास्ट आता है हमारे पास हेपेटाइटिस ई। सो इट्स अ वायरल हेपेटाइटिस, अगेन इट्स अ RNA वायरस। सो C and E are your RNA viruses transmitted by the fecal-oral route, just like your A, just like your A and E same, okay। रिस्क फैक्टर कॉम्प्लिकेशन सेम रहेगी, लैब वैल्यूज मालूम ही है, WBC बढ़ जाएगा, ये सब होगा, ट्रीटमेंट सेम रहेगा। नाउ हेपेटाइटिस ई, अगेन फूड एंड वाटर, जस्ट लाइक हेपेटाइटिस ए। अनकुक्ड पोक से भी हो सकता है, एक्यूट ओनली होता है, जस्ट लाइक योर ए, इट्स नॉट क्रॉनिक। कॉम्प्लिकेशन थर्ड सेमेस्टर में बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। साइन एंड सिम्टम माइल्ड देखने को मिलेंगे। डायग्नोस्टिक एंटीबॉडीज HEV, ओके, इट्स मीन क्योर्ड। और अगर नहीं है तो क्या मिलेगा, ओनली हेपेटाइटिस सरफेस ई एंटीजन। ट्रीटमेंट सपोर्टिव थेरेपी देनी है, कोई वैक्सीन नहीं बनी है, और बॉइल्ड पानी पीजिए और कुक्ड मीट खाइए। तो जो लोग भी पोक खाते हैं या अनकुक्ड मीट खाते हैं उन्हें हेपेटाइटिस ई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो नाउ गाइस, क्या क्या करें, हैंड वॉशिंग, ईट लो फैट हाई कार्ब, पर्सनल हैंड हाइजीन प्रोडक्ट्स, ओके, ध्यान रखना है, नॉट शॉप, एक्टिविटी कंजर्वेशन, रेस्ट देनी है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस नहीं लेने हैं, इंडिविजुअल को बाथरूम देना है, टेस्टिंग रिजल्ट्स पता होने चाहिए, इंटरफेरोन्स सबकुटेनियसली इंजेक्ट कर सकते हो आप, स्मॉल बट फ्रीक्वेंट मील्स। सो हेपेटाइटिस ए एंटी HAV, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, IgM एक्टिव इन्फेक्शन, IgG गॉन, जा चुका है इन्फेक्शन, इम्यून है मरीज। लैब में क्या क्या देखोगे, ALT, AST, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ALT, एलानाइन ट्रांसएमिनेज, नॉर्मल वैल्यू 7 to 56 मिलीमोल, इंटरनेशनल यूनिट्स पर लीटर। AST, एस्पर्टेट ट्रांसएमिनेज, नॉर्मल वैल्यू 10 to 40 इंटरनेशनल यूनिट्स पर लीटर। बिलिरुबिन लेस देन 1 mg, अमोनिया नहीं चाहिए बिल्कुल भी, तो 15 से 45 mg पर DL। हेपेटाइटिस में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मेंटल स्टेटस चेंज हो जाएगा, तो आप लैक्टुलोज दोगे, अमोनिया कम हो जाएगा। जब पेशेंट को डायरिया हो रहा है और पेशेंट का मेंटल स्टेटस इफेक्टिव है, चेंज हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं। 3 प्रकार के फेजेस है वायरल हेपेटाइटिस के, प्री इक्टैरिक, इक्टैरिक एंड पोस्ट इक्टैरिक। प्री इक्टैरिक का मतलब है कि प्रोडोमल है, अभी वायरल इंफेक्शन होने से जस्ट पहले, जस्ट पहले पेशेंट क्या रिप्रेजेंट करेगा, जॉइंट पेन, इन्फेक्शन तो हो चुका है बट अभी दिख नहीं रहा है, बॉडी में नहीं आया है। सो प्री एक्टैरिक फेज में क्या होगा, बॉडी कुछ सिम्टम दिखाएगी, क्योंकि वायरल अटैक हुआ है तो बॉडी में पेन होगा, नॉजिया, वोमिटिंग, लीवर एंजाइम बढ़े हुए होंगे क्योंकि लीवर फाइट कर रहा है, बिलिरुबिन भी बढ़ा हुआ क्योंकि लीवर फाइट कर रहा है। एक्टैरिक सिम्टम कम हो जाएंगे, काफी कम हो जाएंगे, बट विल हैव जॉन्डिस, डार्क यूरिन, क्ले कलर्ड स्टूल, बिल्ड अप बिलिरुबिन एंड enlarged लीवर। इससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं इतने, बट फिर भी ध्यान रख लो। पोस्ट एक्टैरिक सेम, बट जो जॉन्डिस और जो डार्क यूरिन था अब वो कम होने लग जाएगा। सो पहले में नॉर्मल सिम्टम, एक्टैरिक में लीवर टारगेट हो चुका है, और फिर पोस्ट एक्टैरिक में लीवर से अब काफी बेटर हो रही है चीजें। ओके गाइस, एनी डाउट इन दिस टॉपिक, क्या किसी को कोई डाउट है?